नमस्कार, आज से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार सिंह के 578 भाग 2 578 पार्ट 2। आज हमारे साथ हैं एक बार फिर पर्यावरणविद कलंदर खान, गाँव है जाजोद। इनका पहला साक्षात्कार लोगों ने पसंद किया, अच्छा लगा, इसलिए और इनके विचार भी अच्छे हैं तो दोबारा हमें रुचि है कि साक्षात्कार लें। और क्योंकि एक जनहित का मुद्दा है तो आप भी जो है इसमें सहभागिता लें और लोगों तक बात पहुँचाएँ। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नियम सत्यपूर्व था। आगे बढ़ते बता दूं, ये तो वीडियो आज से .com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ करने से आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यावसायिक पे मालिक तो नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड कर देंगे, हटाएगा नहीं। तो कुछ बिंदु हैं जो मैंने तय किए हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले एक मरीज जो उसको घोषित किया गया और उसका कारण जो जलवायु परिवर्तन बताया गया। हालांकि जलवायु परिवर्तन के बारे में प्रयास काफ़ी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं और लोगों चिंता भी जता रहे हैं, पर वैज्ञानिक भी जो शोध कर रहे हैं, सरकारें भी जो मंथन कर रही हैं और आम जनता भी अपने स्तर पर सहयोग कर रही है। लेकिन अभी तक किसी को घोषित रूप से ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ ये इस मरीज है, इसकी जो है शारीरिक जो वो स्थिति है वो जो जलवायु परिवर्तन की वजह से द्रुत हो गई है, तेज़ हो गई है ना, वो प्रभावित कर रही है। तो कनाडा में जो है ऐसा केस आया हाल फिलहाल इसी वीक। तो आपको क्या लगता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? बदतर हो रहे हैं, सुधार हो रहा है, कि लगता है कि आशा कुछ है? नहीं, फिलहाल तो सुधार के चांस नहीं है। अभी तो ये पहला मामला सामने आया है, जबकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका खतरा काफ़ी पहले से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जो हमारा जो सिस्टम है वो तो इस पे काम कर रहा है, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा है। हमने देखा कि धरातल पे जो काम करना चाहिए वो धरातल पे नहीं आ रहा है। बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। जैसे मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें बताया था कि जैसे कि अभी जैसे देश तो कम थे लेकिन उसके प्रतिनिधि जो ज़्यादा थे, क्योंकि कुछ जो कंपनियां थी वो भी, उनके प्रतिनिधि भी वहाँ थे। जो कंपनियां इस क्षेत्र में हैं, जो जैसे कि गैस की, कोयले की, बिजली की तो थी ना, वो अपने प्रतिनिधि भेज रहे थे ताकि इस बात को टाल मटोल किया जा सके। मतलब कि दिखावे के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर प्रतिबद्ध हैं, इसको कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को। लेकिन एक्चुअली वो चाहते थे कि हमें छूट मिलती रहे। और उसमें एक सुझाव ये दिया गया कि क्यों ना ऐसे जो बिचौलियों को मीटिंग से बाहर ही निकाल दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट तो जो हमारे वैज्ञानिक भाई है वो इस पे शोध करें, ठीक है, और हमें अवगत कराएं कि ये जो जलवायु परिवर्तन है उसका ये खतरा है और कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है ना, वो हमारे लिए कितनी खतरनाक है और कितनी बढ़ रही है, इसके बारे में, और उसका जो क्या समाधान है। फिर जो हमारे हुक्मरान है, सरकारें हैं, वो उस पर संज्ञान ले, नियम कानून बनाए और उस नियम कानून को जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वो फॉलो करें। और उसके बाद में आम जनता है, चौथा भाग वो उसमें सहयोग करे, अपनी तरफ से शिकायत भी कर सकती है और शिकायत भी कर सकती है। जो हमारे पर्यावरण को जिनसे नुकसान हो रहा है उसे कम उपयोग कर सकते हैं। हाँ, उन वस्तुओं का कम उपयोग करे और जो अपने स्तर पे पेड़ पौधे लगाए, नदियों को साफ रखे, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। हाँ, नदियों में न बहाएं, गंदगी जो है, साफ सफाई का ध्यान रखें। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही। तो इसमें जैसे कि कुछ जैसे कि तात्कालिक उपाय करते हैं, जैसे दिल्ली में चल रहा है काफ़ी दिनों से प्रदूषण फैलने से, OD1 का फार्मूला है, जैसे हरियाणा पंजाब पराली जलाते हैं। तो मैंने सुना है कुछ नवाचार भी हो रहे हैं, कुछ लोग ईंट बना रहे हैं, कुछ लोग जो है उसको खाद के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रयास जो है उसमें अगर सरकार अपनी तरफ से सहभागिता दिखाए, तत्परता दिखाए, तो उनका मनोबल बढ़ता है और जो है उस न कि स्टार्टअप वाले स्ट्रगल करते रहते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, इसको कैसे आगे बढ़ाएं। जो नवाचार कर रहे हैं, जैसे पराली से खाद बना रहे हैं या इससे ईंटें बन रही है, अच्छी क्वालिटी की ईंटें, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, न कि उनको टाल मटोल करना चाहिए। उनको हर तरह से सहयोग करना चाहिए जो हमारे क्लाइमेट को लेकर चिंतित है, जैसे नवाचार कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये दिल्ली का जो वातावरण है वो इतना ख़राब हो गया है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। अभी जैसे यमुना नदी है, उसमें देखा हमने छठ पूजा पे जो है वो नदी तो कम, वो झाग जैसे लग रहा था, जैसे बर्फ़ के जो गोले तिर रहे हैं उसमें ऐसे लग रहा था। तो उसमें काफ़ी सारे के कारक हैं उसको ख़राब करने के, बताएं आप। इसमें तो ये है कि भाई कृत्रिम जलाशय बना दे और छठ पूजा वहाँ पे कर ले, ठीक। और अब ये जो वाद विवाद चलता है कि भाई हम क्या करें, वो सरकारें ऐसा कर रही है, नदी है, यमुना नदी नहीं, नाला हो गई, गंदा नाला हो गई, तो कृत्रिम जलाशय बना दें
और जो वायु प्रदूषण है वो भी बहुत डेंजरस स्तर पे है, तो उसका भी कोई समाधान है। अभी मेट्रो चलाया, मेट्रो को अच्छा है सिस्टम कि भाई यातायात के लिए बहुत अच्छा है, और इसी तर्ज पे और भी कुछ सुधार करना, और सामूहिक रूप से, जैसे दिल्ली अकेला कोई काम करेगा तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि गुड़गांव वगैरह, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, वो गाजियाबाद, इनको एक समूह बनाना चाहिए, समूह बना के और फिर कोई इनको समाधान ढूंढना चाहिए, और मैं श्योर हूँ इस बात से कि इसका समाधान हो जाएगा। तो उसमें जैसे कि जैसे यमुना नदी है, तो उसमें पानी जो है वो गंदा पानी जो फैक्ट्री की तरफ से आता है, और सीवरेज का पानी आता है, ठीक है, कचरा प्लास्टिक भी आता है, और भी कचरा जो है डालते रहते हैं। तो इसमें तो फिर सबकी सहभागिता है, कंपनियों पर जो नकेल कसनी चाहिए, जुर्माना कंपनियों पे, कंपनियां जो है नदी के किनारे है उनको 3 किलोमीटर दूर करना चाहिए कि आप नदी में गंदा पानी ना बहाएं, और जो भी गटर लाइन का पानी है उन पे भी रोकथाम की अलग कहीं। इसमें कोई संयंत्र बनाने का आवश्यकता, जो परिशोधन हो उस गंदे पानी का, उस संयंत्र बन जाए। हाँ बिल्कुल, फिल्टर हो सकता है ये पानी, या तो सरकार की तरफ से या फिर निजी स्तर पर। हाँ निजी स्तर पर उनको डोनेशन देना चाहिए, जो निजी स्तर पर कर रहे हैं उनको आर्थिक अनुदान देना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत करें उनको, और वो पानी फिर यूज में आ सकता है। अच्छा, इसमें जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर बात चल पड़ी है, तो इसमें क्या है कि पारिस्थितिक असंतुलन हो जाता है, कभी जो है सूखा रहता है, कभी जो है वो आग लग जाती है वनों में, ठीक है, कभी जो है भूस्खलन हो जाता है, कभी जो है बाढ़ आती है, कभी सूखा रहता है, और कभी जो है अनावश्यक हिमपात रहता है, कभी सर्दी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी बारिश रुकती नहीं है, कभी कभी बारिश होती नहीं है। तो और जैसे कि हमारे यहाँ से ओजोन परत है, उस पर जो है वो छेद हटने से, छेद बढ़ता जा रहा है, ओजोन पराबैंगनी किरणों का दुष्प्रभाव होता है, ठीक है, इन सब वगैरह से। तो और जैसे पशु पक्षी हैं, जो चीज़ें अनुपात में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए तो इससे गलत चीज़, जैसे कि कुछ कीड़े मकोड़े हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, ठीक है, संक्रमण की दर ज़्यादा हो जाती है ना। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो आपने बताया कि जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। अभी मैं कुछ जगह गया तो अब दिल्ली के अंदर कंडीशन ये है कि वृक्ष बहुत लगे हैं, पेड़ बहुत है, लेकिन वहाँ पे जिस चीज़ में कटौती करनी चाहिए वहाँ पे नहीं हो रही है। कार्बन उत्सर्जन के जो कारक है उनमें कटौती करनी चाहिए। अब पेड़ इतने ज़्यादा है दिल्ली में, अब पेड़ों के लिए जगह नहीं है, तो वो दूसरा फार्मूला अपनाना चाहिए। और यहाँ से हम निकलते हैं तो सुजानगढ़ की तरफ जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो विलायती बबूल, जिसको इजरायली बबूल भी बोलते हैं, उनके पेड़ ज़्यादा है और उनसे फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा है। जैसे कांटे हैं, बड़े बड़े कांटे हैं, जो हमारे जो ये छोटे परिंदे पक्षी है उनकी अमूमन डेथ होती रहती है। हाँ, ज़मीन की गुणवत्ता है वो भी कम होती है उससे। तो इनमें सुधार करना चाहिए। आपको लगता है कि छायादार लगाने चाहिए पेड़? न कि छायादार लगाइए, आप फलदार लगाइए। अभी देखिए, मैंने आपको जो मेरा जो फार्मूला बताया कि हम थोड़ी जगह में कितने पेड़ लगा सकते हैं। जैसे 100 मीटर का एरिया ले लिया हमने, उससे काफ़ी ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं इतने पेड़। जैसे स्टेप बाय स्टेप छोटा पेड़ आ गया, फिर उसके बाद में बड़ा पेड़ है वो पास में लगा दिया, वो ऊपर जाके बड़ा हो जाएगा, इससे उनका घनत्व बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से कुछ शहर जो हैं, जैसे कि हमारा मुंबई है, ठीक है, थाईलैंड में बैंकॉक है, ठीक है, और भी जैसे कि केन्या में वगैरह शहर है काफ़ी, तो जापान में कुछ शहर हैं, तो काफ़ी शहर हैं, 100 के लगभग ऐसे शहर हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले 20-30 साल में तो बराबर हो जाएंगे, डूब जाएंगे। हाँ, उनका लेवल समुद्र के बराबर तो आ गया। अभी जो ये जलवायु परिवर्तन है, इसकी वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे, ये आम बात है, सबको पता है। ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर का पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र तल ऊपर हो जाएगा। ये जो नज़दीक की जो सिटी है बड़ी बड़ी, ये इनको काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो इसके ऊपर कोई कारगर कदम उठाने चाहिए। आज वृक्षारोपण है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया जाना चाहिए ग्रामीण स्तर पे। अच्छा, जो कचरे के पहाड़, जो पहाड़ दिल्ली में हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, अभी यूपी में मैंने सुना था ये स्कीम है कि वो लोग कचरे को जो खाद के रूप में परिवर्तित करें, कुछ तो कर दिया, थोड़ा बहुत बाकी है। तो यही जो स्कीम सब जगह लागू नहीं होनी चाहिए? हर जगह होनी चाहिए। जो कचरे के जो पहाड़ लगे हैं उनसे हम खाद बनाए, उनको यूज में लें,
नहीं तो जहरीले गैस निकलती है। जहरीले, हाँ, मीथेन गैस निकलती है। जैसे हमें खाना है, खाना ज़्यादा बना लिया, उसमें से बच गया, हम कचरे में डालेंगे तो उस सड़े हुए खाने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है और मीथेन गैस हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत डेंजर है। कई बार मैंने कुछ शोध में पढ़ा है कि कई लोग जो है वो प्लास्टिक से वापस हाँ, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तेल वगैरह बनाते हैं। हाँ, रिसाइकलिंग का काम अच्छा है ये। किसी भी उपयोग में लो, आप कुछ भी बनाइए, चाहे प्लास्टिक का जो बर्तन है वो टूट गया, सेम वैसा बर्तन बना दीजिए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये कचरा है, ये कम होना चाहिए। आपको इस क्षेत्र में आपने पिछले बताया था कि आप अपना काम छोड़ के इस क्षेत्र में कूदें, तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि यार क्या फालतू काम पकड़ के बैठ गए, कुछ पैसा कमाते? मैं जो पेरिस समझौता हुआ उसके बाद से ही काम कर रहा हूँ। हालांकि आर्थिक स्थिति इतनी मेरी मजबूत नहीं है, और जो इस पर्यावरण को लेके अभी तुलसी गौड़ा को सम्मान मिला है पद्मश्री, तो मैं काफ़ी तारीफ़ करता हूँ कि उनको ये सम्मान मिला जी। सम्मान के साथ साथ तुलसी गौड़ा को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था वक्त रहते, तो वो 1 लाख पेड़ की जगह 1 करोड़ पेड़ लगा सकती थी। थोड़ा और मनोबल ऊंचा होता। हाँ, मनोबल ऊंचा होता उनका। कुछ सुविधा दी जानी चाहिए आपको। सुविधा बिल्कुल टाइम से पहले। अभी वो ओल्ड हो गई, जो उनका टाइम था काम करने का, उस टाइम पे अगर उसको सुविधा मिल जाती तो आज स्थिति और कुछ होती। अच्छा, तो अपने हाथ मजबूत करने के लिए, अपना जो है वो कार्यक्षेत्र विस्तार करने के लिए लोग जो संगठन बनाते हैं, और NGO ज़्यादातर बने गैर सरकारी संगठन, ये आसान होता है काम, ठीक है, इसमें लोग भी जुड़ जाते हैं, और जो कंपनियां फंड प्रोवाइड करवाती हैं CSR के थ्रू, तो वो भी जो है आसानी से मिल जाता है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि उसका सदुपयोग बाद में थोड़ा कम होता है। लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे संगठन कम होते हैं कि ईमानदारी से कार्य करते हैं, बाकी अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि संगठन बनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा समर्थन मिलता है, आप ज़्यादा सक्षम होते हैं, और आप ज़्यादा भला कर सकते हैं समाज का, ठीक है। तो आपने वैसा कुछ प्रयास किया? हाँ, मैं सोच रहा हूँ NGO की स्थापना करूँ और पूरी ईमानदारी से काम करूँ। ठीक। और NGO की स्थापना उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनकी जिस फील्ड में रुचि हो। अब जिनकी रुचि नहीं है, इसको जलवायु परिवर्तन को लेके उनको कोई जानकारी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, वो NGO की स्थापना कर ले और अपने स्वार्थ के लिए NGO की स्थापना करें, वो गलत है। और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं NGO, उनको डोनेशन मिलना चाहिए बराबर, और अच्छा काम है ये करना चाहिए। अभी आप देखिए, अब हम किस दिशा में जा रहे हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या क्या सहेज के रख रहे हैं कि फला जगह हम प्लॉट खरीदें इनके बच्चों के लिए, फला जगह वो अच्छी लोकेशन है वहाँ पे ये खरीद लें, जबकि ज़मीन की कमी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जल और वायु, पानी और शुद्ध हवा और शुद्ध पानी है, इनकी कमी होगी, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो खेत है उनमें सिंचाई नहीं होती है, सिंचित नहीं है खेत, और उनमें भी आप वृक्ष लगा सकते हैं। जो जैसे रोइडा का वृक्ष है, रोइडा का पेड़, वो लगा दिया, वो 15-20 साल में तैयार हो जाएगा, आपको उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा और पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे जो फायदे वाले काम है उनके बारे में अवगत कराना चाहिए आमजन को। तो आप अपने जैसे किसी आदमी से मिले हैं जिसने आपको प्रभावित किया है? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं मिला। मैं मेरे स्तर पे मेरी पूंजी से काम कर रहा हूँ। लेकिन अपने जैसे आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं पर्यावरण में, इसी कार्य क्षेत्र में किसी और आदमी से मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात पहले यूसुफ खान जी जेवली और सुंडाराम जी, पद्मश्री अवार्ड मिला है जिनको, अभी इनसे मैं काफ़ी बार मिल चुका हूँ और इन्होंने प्रोत्साहित भी किया मुझे। शुष्क वानिकी में था ना? हाँ, 1 लीटर में 1 पौधा तैयार करना। तो आपने भी कोशिश की है ऐसा कुछ? हाँ, मैं जो अभी पौधा तैयार कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाया था मैंने कि आधा लीटर रोज़ पानी डालता हूँ एक पौधे में, और तो तैयार हो गए। आधे लीटर में हो जाता है? हाँ, बिल्कुल तैयार। आपको दिखाया नहीं कितने बड़े बड़े पौधे तैयार हो गए, और अब छोटे पौधे हैं उनमें भी आधा लीटर पानी डालता हूँ। अच्छा, जैसे भारत ने प्रयास किया, हम कर रहे हैं, ठीक है, हम कार्बन उत्सर्जन में कमी लेके आए, लेकिन अभी जैसे हमने देखा कोयले में जो हमें बिजली उत्पादन में कमी होगी, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ उद्योगों में, और जब थोड़ा सा प्रोडक्शन भी रुक गया, ठीक है, और भागादौड़ी से हो गई। ऐसा ही चीन में चल रहा है। दोनों, चीन और भारत जो दोनों है कार्बन उत्सर्जन में
टॉप पर है, ठीक है। टॉप पर। अब लेकिन ये USA कहते हैं कि हम कट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे पास संसाधन इतने मजबूत है नहीं, और नए ऊर्जा स्रोतों में जब इन्वेस्ट इसके लिए काफ़ी धन भी चाहिए, ठीक है। कई प्रयास करें लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो जो लक्ष्य रखा गया 2060 का, क्या लगता है प्राप्त हो पाएगा? लक्ष्य अभी से प्रयास करें तो हो सकता है। जैसे आमजन को जागरूक करना जरूरी है। जैसे कई जगह हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जगह खाली है, वहाँ पेड़ लगा के न्यूट्रल किया जाए। जैसे आज एक गांव में एक पर्यावरणविद है और वो न्यूट्रल अपने गांव को न्यूट्रल करेगा फर्स्ट में, कि जो जितनी हमसे कार्बन उत्सर्जन हो रही है उतनी लेवल में हम ऑक्सीजन उत्पन्न करें, और उसके बाद में और ज़्यादा करें ताकि वो कार्बन उत्सर्जन माइनस में जाए और इससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जो हम प्लान ले रहे हैं उसको विकेंद्रित कर दें, उसको छोटे छोटे स्तर पर बांटते हैं। हाँ, छोटे तो छोटे हमें जो है उतना जोर भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और काम भी जो कम समय में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो फिर जागरूकता करनी पड़ेगी ना। जागरूकता जो हमारे जनप्रतिनिधि है ग्रामीण लेवल के, उनको ये टारगेट दे कि आप आमजन को इकट्ठा करें, भाई आप चुन के आए हो, इकट्ठा करें और उनको अवगत कराए भूजल स्तर है वो कैसे ऊपर आए और जो कार्बन उत्सर्जन है कम से कम करे। तो कुछ गांव में ऐसा प्रयास हुआ भी है, जैसे तालाब बनाए, पानी का स्तर गांव 5-5 गांव में ऊंचा आ गया। लेकिन हमारे यहाँ तो पड़ोसी ऐसे होते हैं अपना कचरा सामने वाले के फेंकते हैं। हाँ नहीं, अभी प्रयास हो रहे हैं, धीरे धीरे देखो जागरूकता आएगी और काम होगा, पर ये काम बड़ा फास्ट करना जरूरी है क्योंकि ये जो परेशानी है अभी बढ़ती जा रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा बीमारियों की हालत बीमारियों की उसी वजह से हालत ख़राब हो गई लोगों की ना। हाँ, क्योंकि ये स्वास्थ्य जो है हमारा, उसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें टिक पाएगा अगर ये सारा माहौल ही गंदा हो गया तो। ठीक है ना। काफ़ी तरह के केमिकल हैं, जैसे समुद्र में कई बार ऑयल टैंकर जब वो टूट जाते हैं, ठीक है, तो पूरे कभी करोड़ों मछलियाँ जो जानवर जो समुद्री जीव खत्म हो जाते हैं, उसको साफ करने में महीनों सालों लग जाते हैं। हाँ, सालों लग जाते हैं। तो ये सावधानियाँ बरतनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास करेंगे कि जो अगर आप इस क्षेत्र में कार्य आगे करें तो आगे फिर साक्षात्कार लेते रहें, क्यों, और यूँ लोगों का आपको सहयोग मिलता रहे। अब एक काम आप मेरा कीजिए, बताइए। आप जब भी किसी का इंटरव्यू ले तो सर्वप्रथम उससे पूछे कि आपने अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए, आपने अपने जीवन में कितना कार्बन उत्सर्जन किया, गाड़ी है आपके पास या किसी वजह से, तो उसमें कटौती करने का आग्रह करें। ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। कार्बन उत्सर्जन की पूछ है जब आप बता दीजिए कि थे जबकि आग जलाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, एयर कंडीशन है और फ्रिज है, आंसू जहरीली गैस निकले और पेड़ पौधा है आंसू चौखी गैस निकले, बा आपने जीवन के लिए उपयोग कई बुढ़ा जाऊँ मैं झोंपड़ी मारते ये क्या मतलब फूकड़ियाँ वास्ते बना तो कर मार दो नहीं, विश्व कोई ज़्यादा कोई फर्क को नहीं पड़े। बजखा एक चूल्हो वाले है ना, 5 पेड़ भी लगाए, बजखा बुजुर्ग है अपना। हाँ चलो ठीक है, मज़ा की बात है, नहीं बढ़िया बात है, वो बिंदु उठाशु में है ना। ठीक है, तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, जय राम जी, नमस्कार। नमस्कार।